हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। जैसा कि आपको मालूम है, आपके रूबरू कार्यक्रम में ना सिर्फ हम पॉलिटिकल स्टोरीज़ पर डिस्कस करते हैं, बल्कि एजुकेशन भी एक ऐसा फील्ड है जिस पर हमारी कोशिश है कि नई नस्लों को बेहतर तैयार करने के लिए भी हम कहीं ना कहीं कुछ हेल्प, कुछ कंट्रीब्यूट हम कर सकें, ऐसी हमारी कोशिश है। इसी कोशिश के तहत हम एजुकेशनिस्ट्स को, कुछ ऐसे लोगों को जो एजुकेशन के मैदान में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं ताकि नई नस्लों को, पेरेंट्स को एक तरह से कुछ रास्ते बताए जा सकें कि अपने बच्चों के लिए तालीम और तरबियत में किन चीज़ों का ख़ास ध्यान रखें। अभी जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो आम तौर पर हर तीसरे बच्चे की तमन्ना होती है कि साहब मैं आईएएस बनूं, मैं आईपीएस बनूं। लेकिन कैसे बनूं? गांव देहात में तो कोई बताने वाला ही नहीं होता, लेकिन शहरों में भी ऐसे बिजनेस सेंटर खुले हुए हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो किस तरह से हम अपने बच्चों को तैयार करें? मेरे साथ आज मौजूद हैं जनाब अतीकुर रहमान सिद्दीकी साहब, जिन्होंने एक लंबे मुद्दत तक हमदर्द स्टडी सर्कल, जो हमदर्द यूनिवर्सिटी में मौजूद है, इसके अलावा इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर जो नई दिल्ली में लोधी रोड पर मौजूद है, और ज़कात फाउंडेशन, और उसके अलावा अतिया फाउंडेशन। ये सारे वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो सिविल सर्विस के लिए स्टूडेंट्स को तैयार कराने में मदद करते हैं। वेलकम है आपका अतीकुर रहमान सिद्दीकी साहब। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब जैसा कि मुझे मालूम हुआ है कि अब वो सीज़न चल रहा है जब नए एस्पिरेंट्स, जो स्टूडेंट्स हैं, जो तैयारी अगले सेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो इस वक्त तैयारी करने की शुरुआत में हैं। अभी से उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो सक्सेसफुली ये एग्ज़ामिनेशन, बल्कि कंपटीशन जैसा कि आपने बताया था, उसको क्रैक कर सकें और उसमें कामयाबी से आगे बढ़ सकें और मुल्क की तरक्की के वो हिस्सेदार बन सकें? ऐसा वो क्या करें जिससे कि वो अपने मकसद को हासिल कर सकें? शुक्रिया काज़मी साहब। ये बहुत अच्छा मौजू है क्योंकि स्टूडेंट इस वक्त बिल्कुल शुरुआत के दौर में है और पिछले दिनों में मेंस के एग्ज़ामिनेशंस ख़त्म हुए हैं 2019 के, और अब जो लड़कों ने इम्तिहान दिया वो अगले साल अपने मेंस का रिज़ल्ट देखेंगे। लेकिन जिन लड़कों को 2020 के लिए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन देना है, उनको शुरुआत करनी है, और अभी अगर नहीं करेंगे तो बहुत लेट हो चुका होगा। मैंने जैसा पहले भी कहा था कि इस इम्तिहान के लिए, जिसे कि हम इम्तिहान तो उर्दू में कह देते हैं, लेकिन ये कंपटीशन है। हाँ। जिसमें कि लड़कों को स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए, और जो बेस्ट आएगा ऊपर के वही सेलेक्ट होकर के आएगा। एग्जैक्टली, जिस तरह से कि दूध में बालाई ऊपर ही आती है, नीचे नहीं आती है, लिहाजा नंबर भी आपको ऊपर ही लाने होंगे, तब आपका अगले फेज के लिए सिलेक्शन होगा। लिहाजा इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि यूपीएससी कितने नंबर तक के लड़कों को ले लेता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के थ्रू, और वो उन्हें मेंस में बैठाने को कहता है। मैं आपके सामने 2018 का जो यूपीएससी का कट ऑफ है मार्क्स, वो आपको मैं दिखाऊंगा, लेकिन एज ए होल अगर हम आपको बताना चाहें कि इसमें 2 पेपर्स होते हैं प्रिलिमिनरी में। एक पेपर 1 जीएस का होता है और दूसरा सीसैट कहलाता है। सीसैट जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें कि 33% मार्क्स स्कोर करने हैं, और वो अगर आपने कर लिया तो आप एलिजिबल हो जाते हैं अपने जीएस के मार्क्स की बेसिस पे अगले फेज में पहुंचने के लिए। जीएस का एग्जामिनेशन भी 100 क्वेश्चंस होते हैं, दो नंबर के सवाल होते हैं, 100 सवालात होते हैं, और 200 नंबर का ये पेपर होता है। जो कट ऑफ मार्क है, यानी कि जो सबसे कम मार्क पे लास्ट लड़के का यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है मेंस के लिए है, जनरल कैंडिडेट, वो 98 है आउट ऑफ 200, यानी कि 49 क्वेश्चंस उसके सेलेक्ट हुए हैं। क्वेश्चंस जो है वो सही उसने किए। अब उसमें कितने उसने गलत किए हैं उसके हिसाब से, चूंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो इसके करेक्ट क्वेश्चंस भी ज़्यादा होने चाहिए, तब वो 98 मार्क्स स्कोर कर पाया है। अब इस 98 मार्क्स को स्कोर करने का मतलब ये है कि जो फाइनल लड़का जो सबसे टॉप पे रहा होगा वो तो इसके ऊपर है। अब वो कहाँ पे है, वो तो जब फाइनल मार्क्स आएंगे तब देखा जाएगा। ये यूपीएससी का जो रिज़ल्ट बताता है, ये कट ऑफ बताता है कि हमें अपने बारे में ये सोचना है कि हम 98 मार्क्स, अगर हम जनरल कैंडिडेट हैं तो मिनिमम हमें इतना तो लाना ही था 2018 में,
लेकिन हम तैयारी हमेशा इससे ऊपर की करते हैं। अगर हम ऊपर की नहीं करेंगे तो हम इसे अचीव नहीं कर जाहिर है नेगेटिव मार्किंग की वजह से वो चला जाता है। नेगेटिव मार्किंग की वजह से। लिहाजा हम लोग आमतौर से लड़कों से कहते हैं कि वो कम से कम 55 to 60 करेक्ट क्वेश्चंस कर सकें। नेगेटिव क्वेश्चंस को हम नहीं करें जिसमें लोग टॉस करते हैं, हेड एंड टेल का चाहिए, 4 ऑप्शंस हैं, वो तुक्का लगाते हैं, तुक्का लगाते हैं, 2 ऑप्शंस ऐसे हैं जो बहुत करीब करीब हैं, तो कौन सा सही है। तो टॉस आप 50% आप ले सकते हैं। लिहाजा आप उस नेगेटिविटी को अगर आप लेके चलते हैं तो आपको ज़्यादा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे ताकि वो 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग है उसको जस्टिफाई कर सकें। इसके बाद अगली स्टेज क्या होती है ये बताइए जरा। अब ये लड़का जो प्रिलिमिनरी में सेलेक्ट हो गया है इसको मेंस के लिए भेजा जाता है या वो एलिजिबल होता है इम्तिहान देने के लिए। ये नंबर जो प्रीलिम का है ये उसको काउंटिंग में नहीं आएंगे जब मेरिट बनेगी सिलेक्शन के लिए। अब जब वो मेंस एग्जामिनेशन के लिए आता है लड़का तो उसे टोटल 1750 नंबर के पेपर्स देने होते हैं। हर पेपर 250 नंबर का होता है और इस पेपर में 2 पेपर ऐसे भी हैं जो कि जनरल क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। जनरल अंग्रेजी का होता है। ये 7 पेपर्स होते हैं इसका। टोटल 9 पेपर्स हैं और 9 में से 2 आपके क्वालिफाइंग नेचर के हैं। एक जनरल इंग्लिश है और एक जनरल लैंग्वेज है जो भी आपकी मदर टंग है उस पर होता है। प्लस 4 पेपर एसए का होता है, जीएस का कहलाता है, GS1, GS2, GS3 और 2 ऑप्शनल के होते हैं और एक एसए का पेपर है। लिहाजा ये 7 पेपर्स हैं और ये 7 पेपर्स का जो टोटल मार्क्स होगा मैक्सिमम वो 1750 नंबर होता है। 250 नंबर के सारे पेपर्स होते हैं। अब ये इसमें भी अगर आप कट ऑफ मार्क्स को देखेंगे तो जो मिनिमम क्वालिफाइंग नेचर लड़का ने क्वालिफाई किया है वो 774 मार्क्स है आउट ऑफ 1750 जी, जो कि परसेंटेज वाइज आप देखेंगे तो 50% से भी कमी है। सही। लिहाजा हमें ये देखना होता है कि अपने आप को हम तैयारी जो करें वो इस तरह से करें कि हमारे नंबर इससे ऊपर होने चाहिए, तब हमको अच्छी पोजीशन मिल सकती है। अच्छा, ये तो आपने डिटेल बता दी कितने मार्क्स मिले क्या हो, लेकिन जो बिल्कुल इस नए सेशन के लिए एस्पिरेंट तैयारी कर रहा है किन किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें, जनरल ऐसा बता दें ताकि पेरेंट्स को भी सादा ज़बान में उनको भी मालूम हो जाए, ताकि अगर कोई पेरेंट देख रहा है, बच्चा इस वक्त नहीं देख रहा, स्टूडेंट नहीं देख रहा, तो वो उससे भी डिस्कस कर सकें और वो दोबारा हमारा मीडिया स्टार वर्ल्ड का प्रोग्राम फिर से चला करके उसको दिखा सकें। तो आप थोड़ा सा जनरल अंदाज में ऐसे बताइए कि वो तैयारी में किन किन चीज़ों का ख्याल रखें ताकि वो कामयाबी के नज़दीक या कामयाब हो सके। बहुत बेहतर काज़मी साहब, मैं फिर आपको प्रिलिमिनरी स्टेज से ही लेकर के चलूँगा। प्रिलिमिनरी स्टेज जो होती है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, उसमें हर सवाल के 4 ऑप्शंस दिए हुए होते हैं और लड़के को उस 4 में से किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना है। अब ये अक्लमंदी उस बच्चे की होनी चाहिए कि वो अपने आप को ये मान के न चले कि उसे सब आता है, रादर पीरियोडिकली उसे अपने आप को चेक करते रहना चाहिए कि हम जो तैयारी कर रहे हैं उसके मुताबिक हमने कितना अचीव किया है। और क्या कुछ सैंपल पेपर्स भी आते हैं जो उसके लिए प्रैक्टिस कर सकें? ये सैंपल पेपर्स भी आते हैं और अगर वो किसी सेंटर से किसी भी ऐसे शख्स को जो के कोचिंग सेंटर से वाबस्ता हो उनसे कहें तो वो पीरियोडिकल इनका टेस्ट भी कर ले सकते हैं और कोचिंग सेंटर्स में भी होता है ये, जिसमें कि लड़का अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकता है कि हम आज की तारीख में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। जब तक ये नहीं करेगा उसको अपनी कमियां नहीं मालूम होंगी। इस इम्तिहान का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपने कितना अचीव कर लिया, इसे इस अंदाज से देखिए कि हमने जितना पढ़ा था उसके कंपैरिजन में आज हमको कितना याद है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें अपने कॉलेज का ज़माना याद है कि हम बाकायदा एग्ज़ाम से पहले पूरे 3 घंटे का प्रोग्राम हम अपने लिए रखते थे कि 3 घंटे में चेक कर लें हम कर भी पाएंगे कि नहीं। तो स्टूडेंट्स को बहरहाल चाहिए कि वो सैम्पल पेपर से प्रैक्टिस करें और अपने आप को चेक करते रहें कि हम कहाँ पहुँचे हैं। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस और वो कभी कभी बहुत नुकसान पहुँचाता है। ऐसा कुछ आगे बताइए कि जी, इसी से सिलसिले में जो मैंने दूसरी चीज़ को चाहा है कि लड़कों को बताएं कि जो भी जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर्स हैं इसमें चूँकि तमाम सब्जेक्ट्स आते हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटी है और जो भी कोर्स है इसको अगर आप ब्रेक करें
तो ये समझ में आता है कि कोई भी लड़का सारे सब्जेक्ट्स में एक जैसी तैयारी नहीं कर पाता, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, इंटरेस्ट अपने अलग-अलग अपना इंटरेस्ट। लिहाजा स्मार्ट स्टडी का जो हम एक कंसेप्ट लेके चलते हैं वो यही है कि इन चारों जीएस के पेपर्स में हमारा एरिया ऑफ स्ट्रेंथ किस पेपर में है, और हमें चाहिए कि उस पेपर को हम फर्दर स्ट्रांग करें, मजबूत करें, ताकि 250 नंबर का जो एक पेपर होगा उसमें हम कितना ज़्यादा स्कोर कर सकें। अगेन यहाँ पे आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है और अपने आप को इवेलुएट कराने की ज़रूरत पड़ती है कि इम्तिहान जो यूपीएससी का है वो एकेडमिक एग्जामिनेशन से हट करके होता है। पैरामीटर दोनों के अलग अलग हैं। ये कंपटीशन है, इसमें एक डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता है, कंपैरिजन होता है, आपको डिस्कस करना होता है, आपको उसको फर्दर अगर क्लासीफाई करना है तो वो करना है डिपेंडिंग अपॉन। अच्छा, मेरे जहन में एक सवाल आता है, जब हम खुद कॉलेज में थे और अखबारात में सक्सेसफुल स्टोरीज़ पढ़ते थे, जो टॉपर्स आमतौर पर उनके अखबारों में इंटरव्यूज़ आते हैं, अक्सर ये वो लोग कहते थे जो कामयाब होते थे कि साहब हम 24 घंटे में से 20 घंटे पढ़ते हैं, 18 घंटा पढ़ते हैं, 17 घंटे पढ़ते हैं। वो क्या चीज़ है वो? अब मुझे पता नहीं क्यों, शायद आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे, अब वो चीज़ नज़र नहीं आती। क्या स्मार्ट स्टडी का मतलब यह है कि आप 7-8 घंटे पढ़ के भी उतने कामयाब हो जाएंगे जो पहले 20 घंटे पढ़ते थे, या ये एटीट्यूड का डिफरेंस है, क्या है? बिल्कुल, जो दूसरी चीज़ आपने कही ये एटीट्यूड है। हाँ। क्योंकि हम ये समझते हैं 18 घंटे हम पढ़ रहे हैं तो हमने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमने उस 18 घंटे में जो कुछ भी पढ़ा था वो अगले दिन हमें कितना याद है, क्वालिटी कितनी याद है। आमतौर से देखा ये जाता है कि 10 से 11 घंटे अगर आपने कंसंट्रेशन के साथ पढ़ लिया है तो वो आपको ज़्यादा याद रह सकता है, ज़्यादा देर तक याद रह सकता है बनिस्बत इसके कि आप 17 घंटे और 18 घंटे पढ़ें। लिहाजा जो स्मार्ट स्टडी की बात है वो यही है कि आप जब ये फील करें कि अब आपका ब्रेन सेचुरेट हो रहा है और वो आपका साथ नहीं दे रहा है, वो सिग्नल भी देता है आपको कि हम सेचुरेट हो रहे हैं, यानी आपको जमाएं आना शुरू हो जाएगी, आप जो है ऊँघने लगेंगे, या पढ़ रहे हैं वो समझ में ही नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है, तो ये इंडिकेटर है कि अब ब्रेन आपका सेचुरेट हो रहा है और आप कितने ही बैठे रहें किताब पे और पढ़ते रहें, वो चीज़ आपके ग्रास्प नहीं हो पाएगी और आप उसे याद नहीं रख पाएंगे। लिहाजा उस वक्त आपको आराम करना चाहिए, और आराम का मतलब ये नहीं है कि आप घर से बाहर जाइए और टीवी देखिए, बल्कि आप योगा करिए, बिल्कुल लेट जाइए 15 मिनट के लिए, डीप ब्रीथ कीजिए और उससे चाय वगैरह पी लीजिए, कुछ हल्का फुल्का लीजिए, और अपने आप को जितनी ज़्यादा आप ऑक्सीजन दे सकते हो उसे कीजिए आप, क्योंकि वही ऑक्सीजन आपके ब्रेन को चार्ज करती है। अच्छा, पेरेंट्स के लिए क्या, मतलब आप पेरेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे कि जिनके बच्चे ये कोशिश में लगे हुए हैं, पेरेंट्स किस तरह से कोऑपरेट करें, क्या करें, किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें बच्चों के लिए? पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि स्टूडेंट को वो एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ घर की हैं उसमें इन्वॉल्व ना करें। किसी की बर्थडे हो रही है, कोई मंगनी है, कहीं आपको तकरीब में जाना है, उससे उस बच्चे को अलग रखें और उसको डिस्टर्ब ना करें। रेगुलरली उसको खाने पीने का भी अरेंजमेंट करना वालिदैन की ही जिम्मेदारी होती है। अगर वो रात में पढ़ता है, ओके, पढ़ने दीजिए, शर्त ये होनी चाहिए कि वो ग्रास्प कर सके, और अगर वो रात में पढ़ता है तो दिन में वो सोएगा, लिहाजा उसे दिन में सोने दें अगर वो सो रहा है। बाकी लड़के को खुद ही देखना होता है कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो हम याद रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे हैं, ये इवेलुएट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया अतीकुर रहमान सिद्दीकी साहब, आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए और पेरेंट्स के लिए भी, और मैं समझता हूँ ये काफ़ी मददगार साबित होगी और बच्चे अपनी मेहनत, तैयारी, कोशिश ज़्यादा बेहतर से बेहतर कर सकेंगे। मैं समझता हूँ कि मीडिया स्टार वर्ल्ड का जो कुछ ये कंट्रीब्यूशन है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकेगा, लोगों को मदद कर सकेगा, और हमारी आइंदा भी कोशिश रहेगी कि सिविल सर्विसेज के सिलसिले में ख़ास तौर पे अतीकुर रहमान सिद्दीकी साहब से हम बात करते रहें और आप तक और नई जो इन्फॉर्मेशन है आप तक पहुँचाते रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद।